So good morning all of you. So this is the last part, this is part 4th of your chapter Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife. In the previous parts we have read about the abiotic resources, that is land, soil and water, and in this part we'll learn about the biotic resources, that is natural vegetation and wildlife. So let's continue this part. Now, natural vegetation and wildlife. So it exists only in biosphere. Now biosphere क्या है? Zone of life on earth. सो अगर हम बात करें नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की, यानी कि जो हमारी प्राकृतिक वनस्पति है एंड जीव जंतु हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? वो एग्जिस्ट करते हैं बायोस्फीयर में। ठीक है, अब ये एक टेक्निकल टर्म आ गया बायोस्फीयर, तो ये समझ लेते हैं कि बायोस्फीयर क्या है। सो बायोस्फीयर एक वो जगह है जहाँ जीवन एग्जिस्ट करता है, यानी अर्थ में वो जगह जहाँ लाइफ है। सो ये तीन जोन से हम कह सकते हैं स्फीयर से मिलके बना है, जिसको हम जानते हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर के नाम से। यानी कि अगर हम हिंदी में कहें तो स्थल मंडल यानी जो हमारी भूमि है, एंड जल मंडल, ठीक है, एंड वायुमंडल। तो इन तीनों से मिलके जो इन तीनों का संगम है वही क्या कहलाता है? आपका बायोस्फीयर कहलाता है, जिसको हम जीव मंडल के नाम से भी जानते हैं। नाउ अब हम समझ लेते हैं कि इकोसिस्टम क्या है। इन बायोस्फीयर लिविंग बीइंग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज इकोसिस्टम। अब उसी जीव मंडल में यानी बायोस्फीयर में जो लिविंग बीइंग्स हैं, जो जीवित प्राणी हैं, वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं, एंड इंटरडिपेंडेंट हैं, यानी अपनी दैनिक जीवन में जो कार्य हैं उनको करने के लिए एक दूसरे पे निर्भर हैं, डिपेंड करते हैं। सो अगर ऐसा है तो इसी जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम जो है, ये इसी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को इकोसिस्टम कहा जाता है। ठीक है, सो हमने ये टेक्निकल वर्ड समझे। अब हम समझ लेते हैं जो हम नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एक्चुअली पढ़ रहे हैं। यानी नेचुरल वेजिटेशन में क्या आ जाता है? हमारे प्लांट्स, पेड़ पौधे आ जाते हैं। वाइल्ड लाइफ में जीव जंतु। तो इनकी उपयोगिता हमारे जीवन में किस तरह से है, ये हमारे जीवन में किस तरह से यूज़फुल है। So now plants provide us with timber, shelter to animals, produce oxygen, protect soil for growing crops, act as shelter belts, give us fruits and vegetables, help in storage of underground water, etc. सो पेड़ पौधे हमें पता है कि बहुत सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करते हैं। वो हमें लकड़ी प्रोवाइड करते हैं, वो एनिमल्स को शेल्टर यानी उनके लिए घर एक तरह से प्रोवाइड करते हैं, वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है लिविंग थिंग्स के लिए, एंड वो सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वो हेल्प कर सकें क्रॉप्स को ग्रो करने में। वो शेल्टर बेल्ट्स की तरह काम करते हैं। ये हम ऑलरेडी सॉइल जो पार्ट है हमारा, जिसमें हमने सॉइल डिस्कस किया था, उसमें हम पढ़ चुके हैं कि शेल्टर बेल्ट क्या होती है। साथ साथ वो हमें फ्रूट्स भी, वेजिटेबल्स हैं, ये सब प्रोवाइड कराते हैं। साथ में जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है उसके स्टोरेज में भी हेल्प करते हैं। ये अभी हम वाटर में इससे प्रीवियस पार्ट जो पार्ट 3 है उसमें हम पढ़ चुके हैं ना। इसी तरह से वाइल्ड लाइफ हमारे लिए कैसे यूजफुल है? तो वाइल्ड लाइफ इंक्लूड एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। तो वाइल्ड लाइफ में हम कहेंगे तो बहुत सारे एनिमल्स हो सकते हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, जो एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स है यानी जो पानी में रहने वाले जो जीवन है, जो पानी में जो लोग जीवित प्राणी हैं। ठीक है, तो एक्वेटिक एनिमल्स जिनको हम बोलते हैं, वो सब क्या है? हमारे वाइल्ड लाइफ का हिस्सा हैं। नाउ ये भी हमें बहुत सारी चीज़ देते हैं। दे प्रोवाइडेड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल। अगर हम हाइड्स की बात करें, हाइड्स मीन्स खाल, जो चमड़ा होता है, चमड़ी। तो चमड़ा वो प्रोवाइड कराते हैं, वो मिल्क प्रोवाइड कराते हैं, मीट प्रोवाइड कराते हैं, वूल प्रोवाइड करा रहे हैं। एंड दे ऑल्सो हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स, ऑल्सो एक्ट्स एज डीकम्पोजर्स इन इकोसिस्टम। सो अगर वो पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स में भी हेल्प करते हैं। पॉलिनेशन मीन्स कि फ्लावर्स के जो फूलों का जो टॉप पार्ट होता है उसमें कुछ परागकण होते हैं, दाने दाने होते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं, जिससे नए फूल का, नए पौधों का जन्म होता है। तो ये क्रिया जो है वो
पॉलिनेशन कहलाती है। और ये इस पार्ट पॉलिनेशन को आप साइंस में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बायोलॉजी में। अभी हमने कहा कि वो डिकम्पोजर की तरह भी एक्ट कर रहे हैं। तो डिकम्पोजर से हम समझ सकते हैं कि एक फूड चेन होती है। हमें पता है कि जो बर्ड्स हैं वो कीड़े मकोड़े खाती हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम वल्चर की बात करें यानी गिद्ध की बात करें, तो उसको नेचुरल क्लिंजर कहा जाता है हमारे एनवायरनमेंट का। अब वो कैसे है? जो वल्चर जो गिद्ध है वो स्कैवेंजर है। स्कैवेंजर मीन्स जो डेड लाइव स्टॉक होते हैं, यानी जो मरे हुए जीव होते हैं उनको जो खाते हैं। सो वो इस तरह से, क्योंकि जो गिद्ध है वो मरे हुए जीवों को खाते हैं, तो वो नेचुरली क्या कर रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहे हैं, यानी डिकम्पोजर के तरह से एक्ट कर रहे हैं हमारे इकोसिस्टम में। तो ये बहुत तरीके से हमने देखा कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है हमारे लिए यूज़फुल हैं। नाउ अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि जो हमारी अर्थ है उस पर किस तरह से नेचुरल वेजिटेशन जो है, जो पेड़ पौधे हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कहीं ज़्यादा हैं कहीं कम हैं, और किस फॉर्म में है वो। क्या वो फॉरेस्ट की फॉर्म में है, ग्रासलैंड है, घास है, स्क्रब्स है, टुंड्रा वेजिटेशन है। तो ये बहुत सारे टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस है जो हमारे इस वर्ल्ड में पाई जाती हैं। अब अगर हम बात करें वेजिटेशन की ग्रोथ की, नाउ द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। सो जो पेड़ पौधे हैं उनकी ग्रोथ डिपेंड करती है सर्टेन क्लाइमेटिक कंडीशंस पे, कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे। वो क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या हैं? टेम्परेचर है, मॉइस्चर है। यानी कि अलग अलग टेम्परेचर पे या मॉइस्चर पे, मॉइस्चर कंटेन है, रेनफॉल है, तो उन पे अलग अलग ये जो फैक्टर्स हैं वहाँ अलग अलग तरह की वेजिटेशन पाई जाती है। फॉरेस्ट की हम बात करें तो फॉरेस्ट आर एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग अबेंडेंट वाटर सप्लाई। दिस एरियाज हैव हैवी रेनफॉल एंड ह्यूज ट्रीज। यानी फॉरेस्ट वो एरियाज हैं जहाँ पानी की जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधे है कि वहाँ बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और वहाँ बहुत बड़े बड़े ट्रीज भी हैं। सो अभी हम एक एक करके वन बाय वन देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस कौन कौन से हैं, ठीक है। सो हम कंटिन्यू करते हैं। सो पहला हम बात करेंगे ग्रासलैंड्स की। सो ग्रासलैंड्स आर एरियाज हैविंग शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रोज इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। सो ग्रासलैंड्स अगर हम बात करें, जिसको हम कहते हैं घास के मैदान हम कह सकते हैं, तो मेनली वहाँ क्या होगा? वहाँ ग्रासेस होंगी यानी घास होगी, और साथ में कहीं कहीं उसमें बीच बीच में हमें कुछ कम ऊंचाई वाले सीधे खड़े हुए पेड़ भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का आप फोटो में देख सकते हैं किस तरह के ग्रासलैंड्स होते हैं। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो प्रेयरीज जो हैं वो भी ग्रासलैंड हैं। सवाना जो है बहुत ही फेमस ग्रासलैंड है। तो ये कुछ प्रेयरीज एंड सवाना जो हैं ये ग्रासलैंड के कुछ एग्जांपल हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स की। ओके, सो जब हम थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स की बात करते हैं तो हम इनके लिए एक और नाम दिया गया है जो बड़ा फेमस है, जिसको हम बोलते हैं डेजर्ट वेजिटेशन। यानी जो मरुस्थलीय वेजिटेशन है वो भी यही है। अ, अगर हम डेजर्ट नाम से हम समझ सकते हैं, यानी जहाँ बहुत कम बारिश होती है, जो ड्राई एरियाज हैं, ठीक है। ग्रो सो दे ग्रो इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। The plants of this region have deep roots and leaves with thorny and waxy surface that helps reduce loss of moisture through transpiration. सो जो डेजर्ट वेजिटेशन है, जो रेगिस्तानी एरियाज में हमें पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, उनकी जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो काफ़ी गहराई तक जाती हैं ताकि वो मॉइस्चर कंटेन जो है वो गेन कर सकें हमारी अर्थ में से। और साथ में जो उनकी पत्तियां हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनकी जो पत्तियां एक तो वो कंटीली होती हैं, कांटों वाली होती हैं। कांटों वाली होने का रीज़न यह है कि पत्तियां जो है एक तो बहुत छोटी होंगी और उनमें कांटे होंगे, ताकि उसका सरफेस एरिया कम हो जाए, और सरफेस एरिया कम होने की वजह से जो मॉइस्चर कंटेंट है उसका लॉस कम हो। जो हमारी गर्मी है, सूरज की सन रेज आ रही हैं और वहाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सूखा एरिया है, तो उसकी वजह से जो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू जो मॉइस्चर लॉस होता है, अगर सरफेस एरिया कम होगा तो वो मॉइस्चर कम लॉस होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो पत्तियाँ, अगर हम बात करें दूसरे एरियाज में, तो पत्तियाँ का पेड़ पौधों की पत्तियाँ क्या हैं, चौड़ी होती हैं, लेकिन डेजर्ट में वहाँ जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियाँ काफ़ी छोटी और कांटेदार होती हैं, ताकि सरफेस एरिया कम होने की वजह से मॉइस्चर का लॉस रिड्यूस हो सके।
ठीक है, और वैक्सी सरफेस होगा, पल्पी होते हैं, तना भी हरे रंग का होता है। तो ये सारे रीजन फैक्टर्स हैं जो उनको डेजर्ट में ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ताकि उनको पानी की रिक्वायरमेंट कम से कम हो। नाउ अब हम बात करते हैं टुंड्रा वेजिटेशन की। टुंड्रा वेजिटेशन मेनली आपकी वेजिटेशन होती है जो एक्सट्रीम कोल्ड एरियाज हैं, जिसको हम पोलर रीजन्स कह सकते हैं। वहाँ की जो वेजिटेशन है वो टुंड्रा वेजिटेशन होती है। अब इस वेजिटेशन में भी आपको बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे। ये बिल्कुल एकदम सतह से, पृथ्वी की जो अर्थ सरफेस है, सरफेस से लगे हुए कुछ छोटे बिल्कुल मॉसेस एंड लाइकेंस टाइप के, जो आप डायग्राम में देख सकते हैं। बिल्कुल एकदम ऐसी छोटी सी घास हम कह सकते हैं जो एकदम अर्थ सरफेस से लगी हुई है। ठीक है, तो बड़ी घास भी नहीं है ये, तो वो मॉसेस एंड लाइकेंस हैं जो कि टुंड्रा वेजिटेशन हम कह सकते हैं। इसके अलावा जो हम कोल्ड एरियाज में जो ट्रीज देखते हैं, जो माउंटेन फॉरेस्ट हम जिनको बोल देते हैं, ठीक है, जो नुकीले होते हैं, जैसे कि देवदार है, उसके जो पेड़ होते हैं चीड़ के, ठीक है, तो ये जो वेजिटेशन है वो भी टुंड्रा वेजिटेशन का ही पार्ट है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। सो एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है? तो ट्रीज ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट सेट देयर लीव्स साइमल्टेनियसली इन एनी सीजन ऑफ द ईयर। सो आप डायग्राम में पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से बहुत ही घने जंगल हैं। तो यही एक सबसे बड़ा फीचर है एवरग्रीन फॉरेस्ट का। एवरग्रीन मीन्स सदाबहार हम इनको कहेंगे। इनकी पत्तियां जो हैं कभी नहीं झड़ती हैं, पत्तियों को सेड नहीं करते हैं। और ये जो रीजन्स हम एरिया कहें तो जहाँ बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है, सो हैवी रेनफॉल वाले एरियाज में ये एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो हमारा वेस्टर्न घाट है, ठीक है, वेस्टर्न घाट में नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ये एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इन एरियाज में बारिश होती है और ये इतने घने होते हैं कि उनके इस घने होने की वजह से अगर हम वहाँ देखें तो अर्थ सरफेस पे सन की रेज भी वहाँ नहीं पहुँच पाती हैं। तो बहुत ज़्यादा ये घने डेंस भी होते हैं, तो डेंस फॉरेस्ट हैं ये। ठीक है, और इन जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है इनकी एक विशेषता ये भी है कि इनमें बहुत ही डाइवर्स हमें वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ देखने को मिल जाएगी। विभिन्न तरह के बहुत अनेकों प्रजातियों के पेड़ पौधे और जीव जंतु इन एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखने को मिल जाते हैं। now इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट। सो ये डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या है? दे सेट देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन टू कंजर्व मॉइस्चर फ्रॉम ट्रांसपिरेशन। तो ये फिर से वही आ गए कि ये वे पेड़ पौधे हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में क्या करते हैं, अपनी पत्तियां को सेट कर देते हैं। ये क्यों करते हैं? ताकि जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू मॉइस्चर जो है वो बचा रहे, वो कंजर्व कर सकें, मॉइस्चर का लॉस ना हो। सो इस वजह से वो अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं। ये अभी हम डेजर्ट वेजिटेशन में पढ़ चुके थे कि ऐसा क्यों होता है। सो हम ऑटम सीजन जो देखते हैं, ऑटम सीजन में जो पेड़ पौधे हैं, जो डेसिडुअस फॉरेस्ट के जो पेड़ पौधे हैं, वो अपनी पत्तियां सेट कर देते हैं। ना आपका लास्ट टॉपिक है द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि अलग अलग टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस हैं, ठीक है, तो अब इनको कंजर्व भी हमें करना है, संरक्षित करना है। सो उसके क्या तरीके हो सकते हैं? तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट है ह्यूमन इंटरफेरेंस शुड बी मिनिमाइज। मनुष्य का जो हस्तक्षेप है, जो इंटरफेरेंस है, उसको कम से कम किया जाए। ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि किसी भी सिचुएशन जगह को, चाहे वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन कहें या वाइल्ड लाइफ कहें, सबको क्या है, डिस्ट्रॉय करने में पहला जो अगर हाथ है तो वो ह्यूमन बींग्स का ही है। इसके बाद हम अगर वाइल्ड लाइफ की बात करें तो वाइल्ड लाइफ के लिए गवर्नमेंट शुड टेक स्टर्न स्टेप्स टू कंट्रोल एंड मॉनिटर पोचिंग। पोचिंग मीन्स जो शिकार हम कहते हैं। तो अधिकतर अगर हम बात करें तो उन स्पीसीज़ की जो एंडेंजर्ड हैं या फिर ऑन दी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, या खतरे में हैं या खतरे के एकदम कगार पे हैं, जो लुप्त होने वाले हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, उस तरह के स्पीसीज़ के जो जीव जंतु हैं उनका शिकार करना जो लोग कर रहे हैं उस पर स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट को मॉनिटर करना चाहिए और कुछ कंट्रोल करने के लिए स्टर्न मेजर्स उसे उठाने चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर्स रिजर्व्स आर मेड। तो
इस नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए ही जगह जगह पर नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, वो बनाए गए हैं। हम कह सकते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे कुछ एग्जांपल हैं जो कि नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। इसके साथ साथ हम कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चला सकते हैं, लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव, और वो अवेयरनेस प्रोग्राम जो हैं वो लो लेवल से टॉप लेवल पे होने चाहिए। हर एक लेवल पे, रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल पे ये अवेयरनेस प्रोग्राम हमें चलाने चाहिए ताकि लोग जागरूक हो सकें, वो हमारे नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ का जो महत्व है, जो इम्पोर्टेंस है, उसको समझ सकें और इनको कंजर्व करने में हेल्प कर सकें। नाउ जो लास्ट एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है, इट इज़ द एथिकल ड्यूटी ऑफ ऑल सिटीजन्स टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये हर एक नागरिक का एक कर्तव्य हो जाता है कि वो अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है, उसमें जो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है, जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो फ्लोरा फौना है, उसको प्रोटेक्ट करे, कंजर्व करे। तो ये हर एक नागरिक की ड्यूटी होती है। नाउ इसी के साथ ही आपका ये जो चैप्टर है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये फिनिश होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।